हम लोग एक नए अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सजीवों में गति, और ये क्लास 6 का विज्ञान का चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे सजीवों के अंदर गति कैसे होती है। हम लोग पिछला वीडियो में देखे हुए थे सजीव एवं उनका परिवेश, और उसमें हम लोग जाने हुए थे भाई कि सजीव एवं उनका परिवेश में सजीवों का अलग अलग लक्षण होता है, जिसके आधार पर हम सजीवों की पहचान करते हैं, सजीव एवं निर्जीवों की पहचान करते हैं। जिसमें एक लक्षण था सजीव में गति। तो सजीव में गति करने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, किस में हम लोग आज गति देखने वाले हैं। तो सजीवों में हम लोग देखने वाले हैं मानव में गति, कि मानव के अंदर गति किस प्रकार से होती है। मछलियों के अंदर गति देखेंगे, मछलियों के अंदर किस प्रकार की गति होती है। सर्प के अंदर गति देखेंगे, सांप के अंदर किस प्रकार से गति होती है। पक्षियों के अंदर देखेंगे कि पक्षियों के अंदर किस प्रकार से गति होती है। और तेलचट्टा के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से तेलचट्टा गति करता है। और घोंघा के बारे में देखेंगे घोंघा किस प्रकार से गति करता है। और एक है अर्थवॉर्म यानी केचुआ, केचुआ में किस प्रकार की गति होती है। ये सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये गति क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि गति क्या है। गति एक जगह से दूसरे जगह जाने को गति कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मानव के अंदर गति, कि मानव के अंदर अगर गति करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मानव में गति। मोशन इन ह्यूमन। कि अगर मानव को गति करना है, मानव में गति देखने वाले हैं। सजीव, मानव भी एक सजीव है, तो मानव में गति के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। तो मानव में गति पढ़ने के लिए हम लोग को मानव के अंदर गति पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। सबसे पहले बात की गति हम लोग करेंगे किससे, किस प्रकार की गति हमारे अंदर होता है। गति जैसे एक जगह से दूसरी जगह चलेगा, हम यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आ गए, क्या हो गया, ये गति हो गया भाई। तो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो स्थान परिवर्तन को भी गति कह सकते हैं। और हमारे अंदर जो गति होता है, नॉर्मली अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम हाथ को हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं, उंगली हिला रहे हैं, तो ये भी तो गति है, इसका भी तो स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे अंदर आंतरिक गति भी होती है। हम लोग सजीव एवं अनुकूलन में पढ़ चुके हैं कि जो सजीव हैं जंतुओं के अंदर आंतरिक गति भी देखने को मिलती है। आप एकदम शांत, एकदम सांस फुलाई, सांस लेकर फिर सांस छोड़ेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि इसमें भी क्या हो रही है, गति हो रही है। तो इस प्रकार से गति हो रही है। तो गति करने के लिए जो मानव को चाहिए कि क्या चीज़ है वो, जिससे कि मानव गति कर सकते हैं। तो मानव में गति पढ़ने से पहले गति करने के लिए इसके पास कौन कौन सी संरचना चाहिए। तो मानव के गति के लिए, मानव में अगर गति के लिए देखें, गति संरचना कि क्या क्या मानव के अंदर गति संरचना चाहिए, यानी गति करने के लिए क्या क्या संरचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या जानना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने हाथों को देखिए, हाथ को टच करके देखिए, चाप करके देखिए, चेहरे को चाप करके देखिए, कान को चाप करके देखेंगे। अगर उंगलियों को चाप करके देखते हैं, इस प्रकार से हाथ को अगर चाप करके देखते हैं, तो अंदर कुछ कठोर संरचना दिखाई दे, कठोर संरचना महसूस होगा हम लोग के। तो ये जो कठोर संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं अस्थि। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि। तो गति करने के लिए सबसे जो पहली संरचना है वो क्या है, अस्थि। अंग्रेजी में इसको बोन कहते हैं, अस्थि है। गति करने के लिए सबसे जो बेटर संरचना है, यानी कि हम लोग एक जगह से दूसरा जगह किससे जाएंगे, हड्डियों के माध्यम से, अस्थियों के माध्यम से। और अस्थि अकेला नहीं काम करती है, अस्थि के साथ साथ में क्या होता है, तो दूसरा है हमारा उपास्थि। अस्थि से थोड़ा कमजोर होता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ कान को छू के देखेंगे, कान को छू के देखेंगे तो ये नीचे वाला भाग तो बिल्कुल मांसल लग रहा है, लेकिन ऊपर वाला भाग को देखेंगे थोड़ा टाइट लग रहा है। लेकिन ये हड्डी इतना टाइट नहीं है, हड्डी से कम टाइट है, लेकिन मांस जो पेशी है उससे ज़्यादा टाइट है। यहाँ पर ये नाक वाला जो भाग है, नीचे वाला ये नहीं, ऊपर वाला, जहाँ से हड्डी यहाँ पर चापेंगे तो ठोस लगेगा। ये ठोस जो संरचना है ये हड्डी है। और इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो हिल रहा है हल्का हल्का, बांसा जिसको कह रहा है, सब बांसा फूट गया, तो बांसा जो आपको कह रहा है वो क्या है, उपास्थि, हड्डी से कम कठोर है। तो उपास्थि के बारे में सबसे कठोर भाग ये क्या है, कठोर भाग है भाई, हमारे शरीर का कठोर भाग है, और ये गति में सहायता करता है। अब एक हड्डी यहाँ पर अस्थि है, इसको हड्डी भी बोल सकते हैं, एक अस्थि और एक अस्थि जहाँ पर जुड़े हुए हैं, जहाँ पर अस्थि जुड़े हुए हैं, तो इनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए,
तो अस्थियों को जो जोड़ने के लिए संरचना चाहिए उसको कहते हैं लिंगामेंट। तो हमारे पास है अस्थि और प्लस अस्थि, यानी कि एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने वाला जो चीज चाहिए। तो अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ेगा? लिंगामेंट। तो अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला कौन है भाई? लिंगामेंट। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? लिंगामेंट। और जहां जहां अस्थि अस्थि से जुड़ती है, जहां जहां भी शरीर के हर भाग में जहां भी एक अस्थि दूसरे अस्थि से जुड़ेगी, उस जगह पर हम लोग कहते हैं संधि। उस जगह को संधि कहते हैं। किसका संधि? अस्थि संधि। कौन सी संधि? अस्थि संधि। तो हड्डी जो है, अस्थि जो है कठोर संरचना है, अस्थि अस्थि से लिंगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। जहां पर भी अस्थि अस्थि जुड़ती है वो कहलाता है अस्थि संधि। उपास्थि, उपास्थि कम कठोर है। उपास्थि क्या है? कम कठोर है। कम कठोर है, लचीला है, यानी मुड़ सकता है। ये कम कठोर है और लचीला भी है, ताकि ये आराम से मुड़ जाए, इधर उधर मुड़ जाने में काम करता है उपास्थि। और कहाँ मिलेगा? कान में। उपास्थि कहाँ मिलता है? कान में। और जहां जहां भी संधि है, जहां जहां भी संधि है वहां वहां का मिलेगा? उपास्थि। तो ये हो गया आपका उपास्थि। जहां जहां भी संधि है वहां वहां उपास्थि कम कठोर होता है, लचीला होता है, कान में भी उपास्थि मिलता है। और जहां जहां भी संधि पाई जाती है, अस्थि संधि पाई जाती है, वहां संधियों के पास उपास्थि पाया जाता है। अगर आप चिकन उकन खाए होंगे, चिकन लेग पीस, तो लेग पीस का सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा, वो भी जो लेग है, पैर है, वो दूसरे हड्डी, जांग की हड्डी से जुड़ी होती है और आप उसको काट के खाते हैं। तो जहाँ भी हड्डियाँ जुड़ी होती है वहाँ पर उपास्थि मिलता है, लचीला होता है, उसको भी खा जाता है सब। उपास्थि को भी खा जाता है, अस्थि को नहीं खा पाता, उपास्थि को खा जाता है सब। तो ये हो गया आपको अस्थि अस्थि जहाँ से जुड़ेगी, अस्थि अस्थि का, अस्थि से अस्थि जुड़ेगी किससे? लिंगामेंट से। जहाँ जुड़ेगी क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। तो उपास्थि। और गति संरचना क्या है? पेशी। और गति करने के लिए कौन सी संरचना चाहिए? पेशी चाहिए। और ये पेशी जो है, ये पेशी गति कैसे करता है? पेशी गति कैसे करता है? संकुचन एवं शिथिलन के द्वारा। संकुचन व शिथिलन, संकुचन व शिथिलन के द्वारा गति करेगा, सबसे पहला बात। और एक अकेला नहीं गति करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसको हमको गति करवाना है, इस हाथ को गति करवाना है, मैंने जिस अवस्था है परिवर्तन करना है, इसको स्थिति में परिवर्तन करना है, तो हम ऐसे करेंगे। तो आपको मुट्ठी बंद करके इस प्रकार से करना है। और यहाँ पर देखना है, ये देखिए, अब इसको इसे मुट्ठी बंद करके यहाँ पर करेंगे तो आपको उठा हुआ संरचना महसूस होगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा ये। तो ये क्या हुआ है? यहाँ पर जो पेशी थी, यहाँ पर जो मांस था, पेशी के मतलब मांस, यहाँ पर जो मांस था वो सिकुड़ गया है, और सिकुड़ने के वजह से ये क्या हो गया है? टाइट हो गया है, गठीला हो गया है। तो ये सिकुड़ने को क्या कहते हैं? संकुचन। और वापस इसको ऐसे करेंगे तो फिर से शिथिलन हो जाएगा, फिर से वो उसी अवस्था में चला जाएगा, तो इसको शिथिलन कहते हैं। और इसको सिकुड़ने के लिए ये भी अस्थियां काम करती है। तो दो पेशी जो है, एक पेशी दो पेशी, तो दो पेशियां मिलकर काम करती है। दो पेशियां जब मिलकर, एक पेशी संकुचित होगी, एक शिथिलित होगी, और जब ये शिथिलित होगी तो ये संकुचित कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि ये संकुचन एवं शिथिलन से। तो दो पेशियां हमेशा याद रखना है। अगर गति करना, हाथ को ऐसे कर रहे हैं, तो इसके लिए तो हड्डी जिम्मेदार है कि अंदर हड्डी है, हड्डी मूव कर रही है, घूम रही है, और जहाँ घूम रही है, जहाँ जुड़ी हुई है, वो भाग क्या कहला रहा है? संधि कहला रहा है। और ये अस्थियां, पेशियां जो है, यहाँ पर जो पेशी है, मसल्स है, मांस जो है, ये मांस क्या हो रही है? संकुचित हो रही है। और जब ये संकुचित हो रही है तो हाथ मेरा क्या हो जा रहा है? खींचा चला जा रहा है, तो ये गति ही तो हो रही है। तो पेशी है, याद रखना है कि दो पेशी संयुक्त रूप से काम करती है। दो पेशी कैसी है भाई? दो जो पेशियां हैं, दो पेशी संयुक्त रूप से काम करेगी। तो आपको पता चला कि मानव में गति के लिए क्या क्या संरचना चाहिए? अस्थि चाहिए, उपास्थि चाहिए, पेशी चाहिए। तो मानव के अंदर अगर गति करवाना है तो आपको कौन कौन सी संरचना चाहिए? सबसे पहला तो अस्थि चाहिए। अस्थि कैसा होता है? कठोर होता है, कठोर भाग होता है। अपने हाथ को आपका जो टाइट लग रहा है, यही भाग अस्थि है। और जहाँ जहाँ भी अस्थि मिलते हैं, अस्थि कठोर भाग होता है। जहाँ जहाँ अस्थि जुड़ता है, एक दूसरे से अस्थि जहाँ जुड़ता है
उस भाग पर लिगामेंट, यानी अस्थि किससे जुड़ता है, लिगामेंट से। और जहाँ जहाँ भी अस्थि जुड़ेगा उस भाग को, जहाँ जुड़ा हुआ भाग है ये वाला भाग का कहलाएगा संधि। ये देखिए तो यहाँ पर जुड़ा हुआ ये भाग का कहलाएगा संधि, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ ये भाग का कहलाएगा संधि, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ, जहाँ जहाँ घूम रहा है वो संधि के ऊपर ही घूमता है तो संधि। और इसमें उपास्थि भी पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ संधि मिलेगा वहाँ वहाँ उपास्थि मिलेगा। कान को छू के देखिए, कान वाला ऊपरी भाग, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये उपास्थि है। और ये कम कठोर होता है, हड्डी से कम कठोर होता है, और ये लचीला भी होता है, लचीला होता है जिसकी वजह से चल पाते हैं। और गति करने की संरचना में क्या चाहिए, पेशी चाहिए जिसमें संकुचन एवं शिथिलन होता है, और दो पेशियां संयुक्त रूप से काम करती है। संकुचन यानी कि खिंचाव, सटना आपस में, जैसे ये है नॉर्मल तो इसको हम संकुचन करने तो ऐसे संकुचन होगा, शिथिलित करे तो ऐसे हो जाए। इसको एकदम कस के पकड़ के ऐसे करके देखेगा तो आपको पता चलेगा कि ये पेशियां हैं। तो यहाँ पर संकुचन एवं शिथिलन के द्वारा होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे अंदर जो अस्थि है, उपास्थि है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे। और अस्थि संधि, सबसे पहले तो पढ़ेंगे अस्थि संधि के बारे में कि कौन कौन सी हमारे शरीर में, मानव शरीर में कौन कौन सी अस्थि संधि पाई जाती है। इससे पहले आपको दो बातें याद रखना है। मानव में सबसे बड़ी अस्थि कि सबसे बड़ी अस्थि कौन है और सबसे छोटी अस्थि कौन है। तो मानव में सबसे बड़ी अस्थि है फीमर और सबसे छोटी अस्थि है स्टेपी। सबसे बड़ी अस्थि फीमर कहाँ होती है, जांघ में, जांघ की अस्थि। ये जांघ की अस्थि है। और जो सबसे छोटी अस्थि है ये कान में पाई जाती है, कान की अस्थि। अंदर होता है, अंदर होता है कान के अंदर, तो कान के अंदर पाई जाती है सबसे छोटी अस्थि। सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है। तो मानव में गति के लिए आपको तीन ही चीज, अस्थि, उपास्थि और पेशी। एक अस्थि दूसरे अस्थि से जहां जुड़े होते हैं संधि कहलाता है। अगला हम लोग का टॉपिक है अस्थि संधि। पढ़ रहे हैं मानव में गति। अब मानव में गति के लिए कितनी संरचना चाहिए, तीन संरचना चाहिए। कौन कौन चाहिए भाई, अस्थि, उपास्थि और पेशी। ये कठोर होती है, कम कठोर, और पेशी तो भाई मुलायम होती है। मुलायम भी पेशी तो और कम कठोर होती है। तो ये कठोर उपास। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अस्थि संधि। अस्थि संधि क्या है, अस्थि संधि, ये जो अस्थि संधि है, अब आप अपने सोच के देखिए अस्थि संधि किसे कहेंगे, दो अस्थियां का जुड़ाव स्थल को, जहां पर भी दो अस्थि आपस में जुड़ी होगी, जोड़ने वाला भाग। तो संधि क्या है भाई, संधि क्या है, दो अस्थियों को जोड़ने वाला भाग। जहां पर भी दो अस्थि जुड़ेंगे वो भाग क्या कहला जाएगा, अस्थि संधि। भाग कह सकते हैं या स्थान कह सकते हैं। दो अस्थियों को जोड़ने वाला भाग या स्थान अस्थि संधि कहलाता है। हमारे अंदर, मानवों के अंदर अगर देखा जाए, इसको अस्थि संधि को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, बोन ज्वाइंट। मानव के अंदर देखा जाए तो हम लोग चार प्रकार के अस्थि संधि पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में चार प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है। अस्थि संधि के मतलब दो अस्थियों को जोड़ने वाला स्थान अस्थि संधि कहलाता है। मानव में चार प्रकार के अस्थि संधि पाई जाती है। ऐसे हम लोग 6 क्लास में पढ़ते हैं, और भी पाई जाती है। तो सबसे पहला है कंदुखलिका संधि। सबसे एक नंबर में कंदुखलिका संधि, दूसरा नंबर में धुराग्र संधि, तीसरा नंबर में हिंज संधि और चौथा नंबर में अचल संधि। तो सबसे पहला जो अस्थि संधि है, पहला अस्थि संधि एक नंबर में कंदुकखलिका संधि। कंदुकखलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट समझिए। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है भाई, कंदुकखलिका संधि क्या है, ये खलिका है और ये कंदुक है, यानी कि ये बॉल है, ये सॉकेट है।
इस प्रकार से जुड़ा होता है और ये चारों तरफ घूम सकता है। ये देखिए, ये जो हाथ घुसा है, ये धंसा हुआ है, ये चारों तरफ। तो यहाँ पर जो संधि पाई जा रही है, इसके ये जो हड्डी जुड़ी, इसकी हड्डी, ये जो हमारी हड्डी है, यानी कि ये इस प्रकार से है और यहाँ पर एक अस्थि जुड़ी हुई है इस प्रकार से। तो ये है बॉल और ये है सॉकेट, यही है बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कंदुक खलिका संधि पूर्णतः घूम जाती है 360 डिग्री। तो आपको यहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर, ये क्या है, ये बताइए तो, कंधा, शोल्डर, कंधा के पास वाला। तो बॉल एंड सॉकेट संधि कहाँ पाया जाता है, कंधे एवं कमर। यहाँ जो फीमर हमारा है, ये वाला भाग जो फीमर है, ये यहाँ से यहाँ तक फीमर है। तो फीमर जहाँ जुड़ा होता है, ये जहाँ जुड़ा होता है वही वाला भाग का कहलाता है, वही संधि होगा। जहाँ दो अस्थि जुड़ेगी वहाँ का होगा संधि। तो कौन संधि, बॉल एंड सॉकेट संधि। कंदुक खलिका संधि कहाँ पाया जाता है, कमर में व कंधे में। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, कमर एवं कंधे में। 360 डिग्री घूम सकता है। ये देखिए, ये जो घूम रहा है, किसके माध्यम से घूम रहे हैं, कौन सा संधि के माध्यम से घुमा रहे हैं, कंदुक खलिका संधि के माध्यम से। और दूसरा है हिंज ज्वाइंट। हिंज संधि, इसको हिंज ज्वाइंट भी कहते हैं। हिंज ज्वाइंट, हिंज संधि। अब ये हिंज संधि क्या है, आप कब्जा देखें, कबाड़ी देखें, कबाड़ी आपके घर में भी होगा, दरवाज़ा। तो दरवाज़ा को देखते हैं ना, तो दरवाज़ा मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है इस प्रकार से। तो दरवाज़ा एक साइड में इसे खुलेगा, फिर इसी साइड में बंद होगा, फिर इसी साइड में खुलेगा, फिर इसी साइड में खुलेगा। तो जहाँ खोलने और बंद वाले हो रही, इसको हम लोग कब्जा बोलते हैं। यहाँ वाला भाग, ये वाला भाग कब्जा है और इसी को हिंज बोलते हैं। तो ये हिंज संधि, कौन सी संधि, हिंज संधि। यानी कि ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये नीचे की तरफ हाथ हम तो नहीं ले जा पाएंगे, हम लोग किधर ले जा सकते हैं, केवल ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये एक साइड में खुल रहा है, एक तरफ खुल रहा है। दरवाज़ा भी एक ही साइड में खुलता है। तो दरवाज़ा आपको एक साइड में खुल रहा है, हिंज संधि। यानी कि दरवाजे की तरह, हिंज की तरह, कब्जे की तरह शरीर की ऐसी कौन सी संधि है, कौन से दो हड्डियों का जुड़ाव है जो केवल इस प्रकार से दो हड्डियां हैं, इस प्रकार से दो हड्डियां जुड़ेगी, केवल एक साइड में ही खुल सकती है। ऐसे बस यहाँ से खुलेगी इस प्रकार से, यानी कि ये खुलेगी इस प्रकार से, ये बस एक साइड में केवल एक तरफ खुल सकती है। कौन सी संधि, हिंज संधि है। तो हिंज संधि कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये वाला भाग केहुनी और ये कौन है, घुटना। तो हिंज संधि कहाँ मिलेगी, केहुनी एवं घुटना में, केहुनी में व घुटना में। केहुनी में व घुटना में कौन सी संधि, हिंज संधि। इसके बाद है धुराग्र संधि। तीसरा जो संधि है वो है धुराग्र संधि, पोवर्टी ज्वाइंट। पोवर्टी ज्वाइंट। अगला है हमारा धुराग्र संधि यानी पोवर्टी ज्वाइंट। तो धुराग्र संधि मतलब क्या है भाई, ये क्या है, धुराग्र संधि की विशेषता क्या है, आपको ये पूर्णतः 360 डिग्री घूम सकती है। ये एक तरफ खुलती है, एक तरफ खुलती है। ये धुराग्र संधि, ये धुराग्र संधि तो आगे पीछे बाएं दाएं, ध्यान से देखिएगा, बाएं दाएं, दाएं बाएं, आगे पीछे, हल्का सा ऊपर भी जा सकती है। तो ये घूमती तो है लेकिन राउंड शेप में पूरा नहीं घूम पाती है। कलाई देखिएगा, कलाई तो इधर भी जाता है, ये हल्का हल्का इधर भी जा रही है, हल्का नीचे भी जा रही है, हल्का ऊपर भी जा रही है, यानी बाएं दाएं ऊपर नीचे। तो ये किधर खुलेगी, बाएं दाएं ऊपर नीचे। तो आपको पोवर्टी संधि, धुराग्र संधि किधर किधर खुलेगी भाई, बाएं दाएं ऊपर नीचे। तो ये बाएं दाएं ऊपर नीचे चारों ये घूम सकती है, बाएं दाएं ऊपर नीचे घूम सकती है। तो हमारा मुंडी भी तो इधर जा रहा है, हल्का सा इधर जा रहा है, हल्का सा आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये कौन सी संधि हो गई, धुराग्र संधि। कौन सी संधि हो गई, धुराग्र संधि। तो हमारा ऊपरी जबड़ा जो है, ये ऊपरी जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा और ये गर्दन, ये दोनों को जोड़ने वाली, मतलब सीधे सिर और गर्दन कह सकते हैं। तो सिर और गर्दन को जोड़ने वाली जो है
सिर और गर्दन को जोड़ने वाली संधि। तो सिर व गर्दन को जो सिर व गर्दन और कलाई, सिर व गर्दन को जोड़ने वाली, सिर गर्दन जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि कौन सी संधि है? धुराग्र संधि। कौन सी संधि है? धुराग्र संधि। और लास्ट में है चौथा नंबर में हमारा संधि अचल संधि। कौन सी संधि? अचल संधि, इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट। अगला हम लोग का जो संधि है वो है अचल संधि। अचल नहीं चल सकता है। ये कपाल देख रहे हैं, कपाल, कपाल के अंदर 8 हड्डियां हैं। ये ऊपरी जबड़ा देखिए तो, अगर आप ऊपरी जबड़ा को हिलाना चाहिए, ऊपरी जबड़ा को, तो ऊपरी जबड़ा को तो आप नहीं हिला सकते हैं। तो ऊपरी जबड़े की संधि और कपाल की संधि, ऊपरी जबड़े एवं कपाल को जोड़ने वाली जो संधि, ऊपरी जबड़ा में हड्डी है, यहाँ पर कपाल में भी हड्डी है, क्योंकि ठोस लग रहा है, जहाँ जहाँ भी ठोस कठोर संरचना दिखाई देगा वही क्या है? अस्थि है। तो ऊपरी जबड़ा और कपाल की जो अस्थियां हैं, इनको जो जोड़ने वाली संधि है वो कौन सी संधि है? अचल संधि है। मूव नहीं करती है, घूमती नहीं है इधर उधर। बाद बाकी तीनों के तीनों संधि कैसे हैं? मूवेबल हैं, यानी कि ये चल संधि है, चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। ये चल ही नहीं सकता है, एक जगह से हिल नहीं सकता है, ये इमूवेबल ज्वाइंट है। तो अचल संधि कहाँ मिलता है? आपको कपाल में, कपाल बल, ये कपाल ऊपर वाला जो सिर है, इसको सिर के मतलब पूरा आ जाता है यहाँ, चेहरा उरा सब, लेकिन ऊपर वाला खोपड़ी जो है, कपाल यानी कि खोपड़ी, ये खोपड़ी है भाई। तो कपाल की जो संधि पाई जाती है, कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती है, कपाल की जो संधि पाई जा रही है कौन सी संधि? अचल संधि। और कहाँ पर? जो जबड़े, ऊपरी जबड़े, ऊपरी जबड़ा व कपाल के बीच, ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के बीच कौन सी संधि है? अचल संधि। तो हम लोग सारी की सारी संधियां को देख लिए। संधि के मतलब, संधि के मतलब क्या है तो आप समझिए। संधि के मतलब क्या है भाई? संधि मतलब 2 हड्डियों को जोड़ने वाला जगह, एक हड्डी और एक हड्डी को जहां पर जोड़ रहे हैं वही क्या कहलाएगा? संधि। संधि 4 प्रकार के होते हैं मानव के अंदर। अस्थियों को जोड़ने वाला स्थानीय संधि है। संधि 4 प्रकार से हो सकते हैं। प्रत्येक संधि के जगह पर कार्टिलेज उपास्थि पाया जाता है। पहला है कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि कमर एवं कंधे में पाई जाती है, 360 डिग्री घूम सकती है, पूरी की पूरी 360 डिग्री घूम सकती है। दूसरा है हिंज संधि, हिंज ज्वाइंट। ये कब्जे की तरह खुलती है, दरवाजे की तरह खुलती है, केवल एक साइड में ही खुल सकती है बस। आप चाहेंगे कि इसको नीचे की तरफ खोलें, नहीं खुल सकती है। केहनी एवं घुटना में पाई जाती है, एक तरफ खुलती है। और धुराग्र संधि, धुराग्र संधि पाई जाती है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली। और कलाई में भी कौन सी संधि? धुराग्र संधि पाई जाती है। ये बाएं दाएं ऊपर नीचे चारों तरफ हल्की आंशिक रूप से घूम सकती है, पूर्णतः नहीं घूम सकती। ये पूर्णतः घूम सकती है पूरा, ये आंशिक रूप से घूम सकती है। और सिर व गर्दन को जोड़ने वाली संधि और कलाई में पाई जाती है। और लास्ट में है इमूवेबल ज्वाइंट, अचल संधि, मूव नहीं कर सकती है, घूम नहीं सकती है। कहाँ पाया जाता है? कपाल में और ऊपरी जबड़ा और कपाल को जोड़ने वाली। ऊपरी जबड़ा को हिलाकर देखिएगा, अब नहीं हिला पाइएगा। तो ये है कौन सी? संधि। तो संधि कंप्लीट हो गया। संधि क्या? अस्थि के अस्थि से जोड़ने वाला। तो अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल। कंकाल, कंकाल के मतलब समझिए हड्डी, हड्डी को ही कंकाल कहें, मतलब अस्थि। कंकाल के मतलब अस्थि होता है, अस्थियों का समूह। कंकाल के मतलब क्या होता है? अस्थियों का समूह। लेकिन इस कंकाल के अंदर, मानव कंकाल के अंदर अस्थि व उपास्थि दोनों सम्मिलित हैं। अस्थि व उपास्थि दोनों आते हैं। और ये क्या करता है? शरीर को, शरीर का ढांचा है ये, शरीर का क्या है? ढांचा। तो मानव कंकाल में अस्थि और उपास्थि के सम्मिलित रूप को, मानव शरीर के सभी अस्थि एवं उपास्थि के सम्मिलित रूप को हम लोग कंकाल कहते हैं। मानव के है इसलिए मानव कंकाल बोले हैं। और अस्थि व उपास्थि दोनों सम्मिलित हैं।
ये किसका काम क्या है, ये शरीर का ढांचा है। जिस प्रकार से मूर्तिकार मूर्ति बनाने से पहले ढांचा बनाता है पुआल का, या फिर आप गुड़िया बनाएंगे तो गुड़िया के लिए ढांचा बनाना पड़ेगा उसका। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो पहले उसका जो सांचा है, जैसे ईंटा बनाते हैं तो ईंटा बनाने के लिए क्या चाहिए, सांचा चाहिए। तो वो ढांचा है किसका, शरीर को सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए। ये कंकाल का जो ढांचा है ये करता क्या है, तो शरीर का ढांचा है, क्या करता है, शरीर को सुंदर आकृति प्रदान करता है। शरीर को कैसी आकृति प्रदान करता है, सुंदर आकृति प्रदान करता है। और मानव कंकाल के अंदर 206 अस्थि पाई जाती है। वयस्क में कितनी अस्थि पाई जाती है, 206 अस्थि, यानी कि हमारे अंदर कितनी हड्डियां होगी, 206 हड्डियां। कितनी हड्डियां होगी, 206 हड्डियां। कंकाल में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, 206 अस्थियां पाई जाती हैं। यानी कि ये अस्थि उपास्थि का समूह कह सकते हैं, अस्थि एवं उपास्थि का समूह भी लिख सकते हैं आप, कि अस्थि एवं उपास्थि का समूह है ये। और शरीर का ढांचा प्रदान कर, शरीर को एक ढांचा देता है जिससे कि शरीर सुंदर दिखाई देती है। यह है कंकाल। अब इसमें 206 हैं, तो मानव कंकाल के अंदर जो अस्थियां पाई जाती है, सबसे पहली जो अस्थि है हाथ की अस्थि, सबसे पहली है हाथ की अस्थि, हाथ की अस्थि। दूसरा है पैर की अस्थि, सबसे पहले हाथ की अस्थि, एक में 30 अगला में 30, तो 60-60। हाथ में 30 अस्थियाँ, 30 अस्थियाँ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजीज। इसका नाम आपको याद रहेंगे, बस हाथ की अस्थि, पैर की अस्थि, हाथ की अस्थि और पैर की अस्थि। और तीसरा नंबर में आप अपने मित्र को जाइए और बोलिए कि धक्का दे दीवार को। अब जब दीवार को इस प्रकार से आप धक्का देंगे तो यहाँ छू के देखना है, तो यहाँ छू के देखिएगा तो कठोर संरचना दिखाई देगा। तो ये वाला भाग, ये वाला जब भाग जो कठोर संरचना दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये अस्थि है। किसकी अस्थि है, कंधे की अस्थि। किसकी अस्थि है, कंधे की अस्थि। तो तीसरा नंबर में है कंधे की अस्थि। किसकी अस्थि है, कंधे की अस्थि। और कंधे की अस्थि के बाद ऊपरे कपार, हाथ हो गया, दोनों हाथ, पैर हो गया भाई, हाथ की अस्थि, पैर की अस्थि, कंप्लीट हो गया। नीचे वाला पैर की अस्थि, ऊपर हाथ की अस्थि। फिर ये क्या है, कपाल। ये क्या है, कपाल, मानव खोपड़ी बोलते हैं इसको। तो कपाल की अस्थि चौथा नंबर में है कपाल। और इस कपाल में दो तरह की अस्थियां आती है, एक है चेहरे की अस्थि, यानी चेहरे में पाई जाने वाली अस्थि, और एक है क्रेनियम अस्थि, एक क्रेनियम की अस्थि। चेहरे की अस्थि, ये जो क्रेनियम की अस्थि है, ये ऊपर वाला जो कपाल हम बोले खोपड़ी, खोपड़ी को ही क्रेनियम कह रहे हैं। और क्रेनियम की अस्थि में यहाँ पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित है। तो ये क्या करते हैं, क्रेनियम की अस्थि क्या करती है, हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है उसको सुरक्षा देती है। और सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, दिमाग। तो दिमाग जो हमारा है, ब्रेन, हमारा जो दिमाग है यानी कि ब्रेन है, उसको सुरक्षा कौन देती है, क्रेनियम की अस्थि। और क्रेनियम की अस्थि किसका भाग है, कपाल का। और कपाल में कौन कौन आते हैं, चेहरे की अस्थि और क्रेनियम की अस्थि। ये चेहरे की अस्थि, 14 गो हड्डी है यहाँ पर इस चेहरा में। तो चेहरा में कितनी हड्डी लिख सकते हैं आप, 14 अस्थियाँ हैं। किस में, चेहरे में 14 अस्थि है, क्रेनियम की अस्थि, मानव खोपड़ी। और ये क्या करता है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, क्रेनियम की अस्थि। किसकी अस्थि, क्रेनियम की अस्थि। इसके बाद है 5वां नंबर में है पसली पिंजर। 5वां नंबर में कौन है, पसली पिंजर। और ये पसली पिंजर का जो निर्माण है, वो पसलियां इसमें कौन कौन आती हैं, पसली पिंजर के अंदर कौन कौन आएगी, पसली,
कि इसमें पसलियाँ आती है 12 जोड़ी। पसलियाँ कितनी है? 12 जोड़ी। अगर आप पसलियों को देखना चाहते हैं तो एकदम सांस कस के फुलाना है और यहाँ से गिनना स्टार्ट करना है, 1 2 इस प्रकार से। तो इधर आपको 12 मिलेंगे, इधर भी आपको 12 मिलेंगे। तो 12 12 कितने हो गए? 12 जोड़ी, मतलब कितने हैं भाई? 24 हैं। कितने हैं? 24 हैं। तो ये पसली और एक है इसमें अस्टर्नम। अस्टर्नम उरोस्थि कहते हैं, अस्टर्नम या उरोस्थि। यहाँ सामने जो आपको ये वाला बीच वाला भाग है ना, बीच वाला, ये सामने जो बीच में हड्डियां हैं जहाँ पसलियां लाकर जुड़ी हुई है, ये चारों तरफ तो पसलियां हैं, पसलियां जहाँ लाकर जुड़ी हुई है, एक खंजर नुमा संरचना है, इस हड्डी खंजर की तरह होता है, उरोअस्थि। कै गो है? एक गो। उरोअस्थि कितना है? एक। और इसके पीछे जो है, पीछे, इसके पीछे, जैसे आपको कहता है कि अपने मित्र को क्या करें? झुका कर देखिए, ऐसे झुक कर देखना है। झुकने के बाद इधर जो आपको हड्डी दिखाई दे रही है, ये जो पीछे, जैसे झुकने के बाद यहाँ पर गिनना है, गिनने के बाद आप अलग अलग हड्डी को गिन सकते हैं। ये रीढ़ की हड्डी, ये क्या है? रीढ़ की हड्डी, इसको कहते हैं मेरुदंड। ये है हमारा मेरुदंड। और मेरुदंड कितना है? 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है। मेरुदंड कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है? 33 अस्थियों से। तो पीछे से, पीछे साइड से मेरुदंड, आगे साइड से पसली और उरोअस्थि मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये तीनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? पसली पिंजर का। पूरी की पूरी मेरुदंड नहीं है, कुछ भाग मेरुदंड का आता है। नहीं तो मेरुदंड तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट है? गर्दन से लेकर कमर तक है मेरुदंड। इसी के वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? झुक सकते हैं। अगर मेरुदंड 33 अस्थियों से नहीं बना होता तो हम लोग झुक नहीं पाते। क्यों नहीं झुक पाते? क्योंकि सीधा हड्डी कैसे मुड़िएगा? क्योंकि हड्डी कैसा है? कठोर है, बिल्कुल कठोर है। यहाँ पर बीच से आप कैसे मोड़ सकते हैं? मोड़ने के लिए जैसे अंगुली है, इसमें अगर एक हड्डी होता, सिंगल एक हड्डी, तो इसको आप कैसे मोड़ते हैं? यहाँ से मोड़ते हैं ऐसे। अब आप यहाँ से भी मोड़ सकते हैं, इस प्रकार से भी मोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से मोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या पाई जा रही है? 2 है, 1 2 3 हड्डियाँ हैं इस अंगुली के अंदर। इस अंगुली के अंदर कितनी अस्थियाँ हैं? 3 अस्थियाँ। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, इसमें 2, 3 चौका 12 और 2 14, 12 और 2 कितना हो गया? 14 बाई 15 बोल दी। तो ये मेरुदंड 33 अस्थियों नीचे तक है। तो मेरुदंड और पसली पिंजर मिलकर एक बक्से का निर्माण करती है और इस बक्से का नाम है पसली पिंजर। और इसमें, इस पसली पिंजर के अंदर, इस पसली पिंजर के अंदर हमारा फेफड़ा व हृदय, फेफड़ा व हृदय का रहता है? सुरक्षित रहता है। इस पसली पिंजर के अंदर फेफड़ा व हृदय हमारा क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। तो आप समझ गए भाई। तो ये सारी की सारी। और एक और है भाई, ये तो कंधे की अस्थि, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। और 2 और है। कौन है? 6ठा नंबर में है अंश मेखला और 7वां नंबर में है श्रोणी मेखला। अंश मेखला है वो श्रोणी मेखला। अंश मेखला में कौन आता है? यही कंधे की अस्थि। अंश मेखला में आपको कंधे की अस्थि आ जाएगी। अंश मेखला ऊपर वाला, ये वाला अंश मेखला, स्केपुला, ये स्केपुला नाम करके एक अस्थि है यहाँ पर। ये वाला जो, ये वाला देख रहे हैं ब्यूटी बोन, ये भी अंश मेखला के अंदर आ जाता है। और श्रोणी मेखला, ये श्रोणी मेखला जो है, श्रोणी मेखला कूल्हा का भाग है। ये श्रोणी मेखला किसका भाग है? कूल्हे का वह भाग जिसके सहारे हम बैठते हैं। तो श्रोणी मेखला कूल्हे का वह भाग जिसके सहारे हम बैठते हैं। तो कूल्हा वाला भाग, कूल्हा वाला भाग है। और ये हमारे अमाशय के जो नीचे हैं, हमारे अमाशय के जो नीचे ग्रंथियां पाई जाती है, किडनी, मुख्य रूप से कौन है ग्रंथि? किडनी। किडनी का काम क्या है? हमारे शरीर के अंदर जितने भी सारे खराब पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, जिसका हमारे शरीर के अंदर ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर निकालने का काम करता है, मतलब उत्सर्जन का काम करता है। सजीवों में उत्सर्जन हम लोग पढ़े हैं, सजीवों में उत्सर्जन लक्षण है सजीवों का। और उत्सर्जन करने के लिए कौन चाहिए? किडनी चाहिए। तो किडनी को बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के लिए कौन सी हड्डी चाहिए? श्रोणी मेखला। तो ये अमाशय के नीचे वाले अंग को सुरक्षित करती है। अमाशय के नीचे का अंग, अमाशय के जो नीचे वाले अंग हैं उनको सुरक्षित करने के लिए कौन चाहिए भाई? श्रोणी मेखला। तो ये है पूरा का पूरा कंकाल। ये पूरा का पूरा क्या है? कंकाल। तो हम लोग कंकाल में का पढ़ चुके हैं?
एक बार कंप्लीट करते हैं। मानव कंकाल, तो मानव कंकाल के अंदर अगर देखें तो मानव कंकाल के अंदर अस्थि एवं उपास्थि दोनों सम्मिलित हैं। और मानव कंकाल के अंदर अगर बात करें तो 206 अस्थियां पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी अस्थि फीमर और सबसे छोटी अस्थि स्टेपी होती है। इसमें मानव कंकाल में हाथ की अस्थि जो 60 की संख्या है, पैर हाथ में पाई जाती है 60, पैर में पाई जाती है 60, कंधे की अस्थि है, कपाल है, कपाल के अंदर चेहरे की अस्थि 14 है, और क्रेनियम की अस्थि आपको मिलेगी। क्रेनियम की अस्थि खोपड़ी वाला अस्थि जिसको बोलते हैं। और इस खोपड़ी के अंदर हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग दिमाग, ब्रेन क्या है, सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद है पसली पिंजर। पसली पिंजर आपको पसलियाँ जो कि 12 जोड़ी 24 हैं, ये रिब्स इसको बोलते हैं पसलियाँ। इसके बाद अस्टर्नम, सामने एक अस्टर्नम है, और हमारा जो पीछे है, पीछे मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी 33 अस्थियों से मिलकर बना है। ये तीनों के जुड़ाव से पसली पिंजर का निर्माण होता है, जिसमें फेफड़ा एवं हमारे फेफड़ा और हृदय एकदम सुरक्षित, बिंदास सुरक्षित रहते हैं। और है श्रोणी मेखला, कूल्हे वाला वह भाग जिसके सहारे हम बैठते हैं। तो बैठते हैं किसके सहारे, श्रोणी मेखला अस्थि के सहारे, और आमाशय के नीचे वाले अंग जैसे में किडनी का ये सुरक्षा करता है। तो ये कंप्लीट है आपको मानव में। मानव में गति देख चुके भाई। अब अगला है अन्य जंतुओं के अंदर गति किस प्रकार होती है। मानव में गति करने के लिए कंकाल तंत्र, अस्थि उपास्थि और पेशी जरूरत होती है। पेशी संकुचन एवं शीतलन के द्वारा गति करती है। इसके बाद देखने वाले हैं केचुआ के अंदर गति कैसे होती है। केचुआ यानी अर्थवर्म। अब आप अपने सोच के देखिए, गति करने के लिए क्या चाहिए, अस्थि चाहिए। तो केचुआ के अंदर अस्थि, केचुआ देखें हैं, जोकटी बोलते हैं इसको। तो केचुआ देखें हैं कि नहीं, जोकटी। तो केचुआ के अंदर आपको सबसे पहला बात का याद रखना है, इस केचुए के अंदर, इसके अंदर अस्थि है ही नहीं, अस्थि नहीं है। तो कौन से जानवर, किस जंतु के पास अस्थि नहीं है, केचुआ के पास। तो यह अस्थि नहीं है तो फिर गति कैसे होगा इसमें। बात तो है कि अस्थि से हम लोग, अस्थि हमको गति करने में सहायता करता है। तो अगर अस्थि नहीं होगा तो फिर गति कैसी होगी इसके अंदर। तो अगर अस्थि नहीं होगा तो गति कैसी होगी। इसमें गति तो रियल में संकुचन के द्वारा होती है। इसमें गति कैसी होती है, संकुचन के द्वारा। तो भाई इसमें इसके शरीर पर क्या होते हैं, इसमें क्या है, अस्थि नहीं है, तो इसमें गति कैसे होगा। गति इसमें संकुचन से होता है, संकुचन व शिथिलन से। इसमें गति कैसे होगा, संकुचन व शिथिलन से गति होता है। और इसका जो शरीर होता है अनेक छल्लों में विभाजित होता है। इसका जो शरीर होता है वो अनेक छल्लों में क्या होता है, विभाजित होता है। इस प्रकार से अनेक छल्ले हैं इसके, अनेक छल्ला है, ये छल्ला छल्ले में विभाजित है। और प्रत्येक छल्ले को इसके शरीर में, प्रत्येक छल्ले, इसके नीचे सुख पाए जाते हैं। इनका शरीर किस में विभाजित है, छल्ला में। और इनके शरीर के नीचे क्या पाए जा रहे हैं, सुख पाए जा रहे हैं। शरीर के नीचे क्या पाए जा रहे हैं, इनके सुख पाए जा रहे हैं। और अनेक छोटे छोटे सुख पाए जाते हैं। और ये सुख किससे जुड़े होते हैं, पेशी से जुड़े होते हैं। सुख किससे जुड़े होते हैं, पेशियों से जुड़े होते हैं। और पेशियों के अंदर क्या होगा, संकुचन। जैसे इसका देखिए, ये केचुआ है, तो ये केचुआ क्या करेगा, ये केचुआ, तो ये केचुआ का अगला भाग है, ये पिछला भाग है। ये अगला भाग से मिट्टी को जकड़ेगा, अगला भाग से मिट्टी को जकड़ेगा। और पिछले भाग को क्या करेगा, संकुचित करवाएगा। तो संकुचित करवाएगा तो छोटा हो जाएगा। फिर क्या करेगा, इस अगला भाग को शिथिलित करवाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर पीछे वाला को संकुचन करवाएगा, शिथिलित करवाएगा, संकुचन शीतलन, संकुचन शीतलन। इस प्रकार से सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो अगला भाग को रखेगा मिट्टी के अंदर। अगला भाग को किसके अंदर रखेगा, मिट्टी के अंदर। और पीछे वाला भाग को सिकुड़ाएगा। फिर पीछे वाला भाग को मिट्टी में दबड़ाएगा। फिर अगला भाग को शिथिलन करवाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से संकुचन एवं शिथिलन में गति होता है। और ये सुक हैं, ये पेशी से जुड़े होते हैं। और इनका काम क्या है, ये मिट्टी में पकड़ को मजबूत बनाते हैं। ये सुक और काम करते हैं, मिट्टी में पकड़ को मजबूत बनाएंगे इसके। यानी मिट्टी को पकड़ना है, मिट्टी में पकड़ मजबूत करते हैं।
मिट्टी में पकड़ क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। और इनके शरीर में चिकना पदार्थ होता है। तो इनके शरीर में चिकना पदार्थ होता है भाई, चिकना, श्लेष्मा की तरह चिकना पदार्थ होता है। और ये चिकना पदार्थ क्या करता है, चिकना पदार्थ, शरीर में चिकना पदार्थ होता है। और ये चिकना पदार्थ क्या करता है, चलने में सहायता करता है, चलने में सहायक है। तो आप केचुआ में गति देख रहे थे, एक समझ लेते, केचुआ के अंदर गति करने के लिए सबसे पहला बात तो केचुआ के अंदर हड्डी नहीं होता है। केचुआ को एक जगह से दूसरा जगह जाना है, इसके पास हड्डी है ही नहीं, जाएगा कैसे? तो केचुआ जाएगा किससे, संकुचन एवं शिथिलन के माध्यम से। यानी कि ये केचुआ इधर से मुड़ा, इधर बढ़ा, फिर इधर इधर, इस प्रकार से ये संकुचन शिथिलन से गति करेगा। इसके पास नहीं है। इनके शरीर अनेक छल्लों में विभाजित होते हैं। आप जब इसको देखिएगा तो लगेगा कि इनका शरीर जो है छल्ला, गोला राउंड की तरह विभाजित है। और छल्ला के नीचे, इसके शरीर के नीचे सुख पाए जाते हैं, छोटे छोटे सुख पाए जाते हैं। और ये मिट्टी में को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं मिट्टी को। और ये पेशी से जुड़े होते हैं, मसल्स से जुड़े होते हैं, मांस से इसके जुड़े होते हैं। और इनके शरीर पर चिकना पदार्थ होता है जो क्या करता है, इसके चलने में सहायता करता है। तो आराम से ये चल सकता है। तो ये आप केचुआ में गति समझ है। हम लोग का स्नेल, घोंघा में गति। अब घोंघा कैसे गति करता है, घोंघा देखे हैं, घोंघा देखे हैं कि नहीं? तो घोंघा जब आप देखे होंगे, तो घोंघा जब आप देखते हैं तो इसके ऊपर एक बड़ा सा आवरण होता है, कवच, कठोर होता है। ये इसका बाह्य कंकाल है, बाहर हड्डी इसका पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कवच। तो घोंघा के ऊपर, घोंघा स्नेल इसको बोलते हैं। घोंघा आपके गांव में मिल रहा होगा, बहुत धीरे चलता है, बहुत धीमी गति से चलता है घोंघा या स्नेल। और इसके पास क्या है, कवच है। और इसका कवच क्या है, बाह्य कंकाल। माने कंकाल मतलब हड्डी, समझिएगा, हड्डी और उपास्थि से मिलकर कंकाल, मानव के कंकाल, यानी कि बाहर कंकाल है इसका। इसका हड्डी कहाँ है, घोंघा के बाहर है। और इसी को क्या कहते हैं, कवच कहते हैं। एक अस्थि है केवल, इसमें कितनी अस्थि हैं, केवल और केवल एक अस्थि है इसके बाह्य कंकाल में। तो बाह्य कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी है, एक है। और ये इसका गति में सहायता नहीं करता है, याद रखना है, इसके गति में सहायक नहीं है भाई। यानी कि ये जो घोंघा है, घोंघा के ऊपरे वाला जो कवच देख रहे हैं, ऊपरे वाला जो कवच है, इसका बाह्य कंकाल है, एक अस्थि से मिलकर बना होता है। और ये गति में सहायता नहीं करता है, इससे गति नहीं होती है। गति कहाँ से होती है, इसके सिर व पैर से। इसका सिर और इसका पैर। जब आप घोंघा को लाइएगा, अब तो इस सब सिर और पैर किसके अंदर धंसा लेता है, ये कवच के अंदर घुसा लेगा। कुछ देर तक छोड़ दीजिएगा तो मुड़ी निकालेगा बाहर। और जब बाहर मुड़ी निकालेगा, इसका सिर और पैर दोनों के दोनों कैसे हैं, पेशियां से बने हैं, दृढ़ पेशियां, यानी मजबूत पेशियां हैं। यानी कि इसका सिर और पैर किससे बने हैं, पेशी से। और पेशी कैसा है, मजबूत है, इसको दृढ़ भी कह सकते हैं। पेशी दृढ़, पूरा मजबूत है। और इसके सिर पर, इसका जो सिर है, इसका सिर इस प्रकार से निकलेगा। और इसके सिर पर इधर इस प्रकार से, इसका जो सिर है, इसके सिर पर ये क्या पाए जाते हैं, श्रृंगिका। इसके सिर पर क्या मिल रहा है, श्रृंगिका मिल रहा है। और ये श्रृंगिका क्या है, ये भी श्रृंगिका है। ये श्रृंगिका क्या है, संवेदी अंग है। जैसे हम लोग का त्वचा, आँख, नाक, ये सब संवेदी अंग है। माने बाहर से कोई चीज़ के बारे में जानना, यानी हम इसके पास जाएंगे, घोंघा के पास, अब ऐसे ऐसे हाथ अगर हिलाएंगे तो ये श्रृंगिका से पता कर लेगा कि कोई कुछ कर रहा है। तो चुपचाप अंदर घुसा लेगा अपना मुड़ी, इस कवच के अंदर। अपना मुंडी कहाँ घुसा लेगा, इस कवच के अंदर। और इसके पास ये नीचे जो ये है पैर। पैर भी किससे बना होता है, पेशियों से बना होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। और यही सिर और पैर क्या करवाता है, इसमें गति करवाता है। तो नॉर्मल चीज़ है भाई, घोंघा में गति देखना है। घोंघा के ऊपर एक कवच होता है, इसमें बाह्य कंकाल है, कवच इसका बाह्य कंकाल है, एक हड्डी से मिलकर बना होता है। ये गति में कोई सहायता नहीं करता, घोंघा के साथ खिंचाई चलता है आराम से। घोंघा के सिर और पैर दोनों के दोनों पेशी से बने हुए, मस्स के बने हुए हैं। मांस कैसा है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत मांस है, दृढ़ पेशियाँ हैं। और ये गति करवाते हैं यही पेशीय पाद से। यानी कि अगर घोंघा का में गति किसके द्वारा होता है, पेशीय पैर से। पेशीय पाद, पाद के मतलब पैर है, पेशीय पैर से होता है।
इसके सिर के ऊपर 2 ऐसे एरियल पाए जाते हैं इस प्रकार से, चींटी उटी में भी देखे होंगे। तो ये एरियल मैक्सिमम जो जंतु है, तितली उतली में भी मिलता है। ये संवेदी अंग है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसी से ये जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कोई चीज़ गर्म है कि नहीं गर्म है, तो हम कैसे पता करेंगे? देख कर तो नहीं पता कर सकते हैं, उसको टच करते हैं। स्किन, तो स्किन भी हमारा त्वचा क्या है? संवेदी अंग है। उसी प्रकार से इसका श्रृंगिका संवेदी अंग है। और ये गति किससे करते हैं? सिर एवं पैर से गति इनका होता है, यानी कि पेशीय से गति होता है। ये कंप्लीट हो गया घोघा में गति। अगला है हम लोग का तिलचट्टा में गति, कॉकरोच जिसको बोलते हैं। ये कैसे गति करता है? तो आपको जानकर ताजुब होगा। ये तिलचट्टा ये जमीन पर चलता है, जमीन पर आराम से चलता है, मतलब पैदल चलेगा, रेंगता है, और हवा में उड़ता है। ये उड़ता भी है, इसके पास पंख भी है, और दीवार पर चढ़ता है। दीवार पर चढ़ जाएगा चुट्टी की तरह। आप देखे होंगे तिलचट्टा के तेल उल ज़्यादा रहे, इसका नाम है तिलचट्टा, तेल चाटता रहता है, इसीलिए इसको तिलचट्टा कॉकरोच कहते हैं। आपके घर में होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सुथरी बड़ा भिया के आराम से कनू रख दीजिए, उसके नीचे आपको आ जाएगा तिलचट्टा। आपके घर में भी मिल रहा होगा तिलचट्टा, जान रहे हैं आप तिलचट्टा के बारे में। तो ये जमीन पर चलता है, हवा में उड़ता है, दीवार पर चढ़ता है। इसके पास कंकाल कहाँ पाए जाते हैं? इसके बाह्य कंकाल होते हैं, इसके बाह्य कंकाल होते हैं, माने इसका हड्डी जो है बाहर है। इसका हड्डी कहाँ है? बाहर है। मच्छर की हड्डी कहाँ है? बाहर। चुट्टी आप छूते हैं तो चुट्टी काफ़ी ज़्यादा टाइट लगता है, मांस की तरह मुलायम नहीं लगता है, उसका भी हड्डी बाहर है। तो ज़्यादातर जो कीड़े मकोड़े हैं उनका हड्डी कहाँ है? बाहर है, बाह्य कंकाल। हड्डी बाहर है, बाह्य कंकाल। हमारे अंदर हड्डी कहाँ है? अंदर है, अंतः कंकाल। तो मानव के अंदर अंतः कंकाल, गाय बैल भैंस बकरी के अंदर अंतः कंकाल। ये कहाँ है? बाह्य कंकाल। हड्डी इनका कहाँ है? बाह्य कंकाल। और इनका हड्डी बाह्य कंकाल है, तो बाह्य कंकाल से इनका शरीर ढका होगा, इनके बाह्य कंकाल से ढका होगा। और इसमें अनेक अस्थियां हैं, इसमें अनेक अस्थियां हैं। जैसे घोघा में हम लोग देखे थे तो घोघा के ऊपर एक कवच था, एक एक हड्डी था, लेकिन इसका घोघा के अंदर भी बाह्य कंकाल। इसके अंदर जो बाह्य कंकाल है उसमें अनेक हड्डियां पाई जा रही हैं, अनेक अस्थियों से मिलकर इनका शरीर बना। इसका बाह्य कंकाल अनेक अस्थियों से मिलकर बना होता है। और इनका जो पैर है 3 जोड़ी, इनमें कितने पैर पाए जाते हैं? 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। और इनका जो अगला पैर है, इनका जो आगे वाला पैर है और पिछला पैर, अगला पैर और पिछला पैर। इसका अगला पैर काफी संकरा है। अगला पैर कैसा है? संकरा। तो संकरा मतलब पतला, काफी ज्यादा पतला है, यानी कि संकरा है। और इनका अगला पैर जो है, अगला पैर कैसा है? संकरा है। और पिछला पैर चौड़ा एवं पतला। पिछला पैर चौड़ा तो है, वह पतला भी है। तो पिछला पैर चौड़ा है, पतला है, तिलचट्टा के बारे में। और इसके पास पंख भी, क्योंकि उड़ रहा है तो क्या चाहिए? पंख चाहिए। इसके पास पंख पाए जाते हैं 2 जोड़ी। पंख कितने जोड़ी पाए जा रहे हैं? 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। और ये किससे जुड़े होते हैं? वक्ष की अस्थि से, वक्ष की अस्थि से। यानी वक्ष से सीधे चलो, वक्ष की अस्थि में वक्ष से जुड़े होते हैं। वक्षीय भाग ये वाला भाग, ये वाला भाग हेड, हेड के बाद ये वाला भाग क्या होता है? वक्ष। और इसी वक्ष से इसका क्या जुड़े हुए हैं? पंख जुड़े हुए हैं। कितने जोड़ी? 2 जोड़ी पंख जुड़े, फुर्र मारी उड़ जाएगा। तो वक्ष से पंख जुड़े होते हैं उड़ने के लिए। और इनके पास जो पेशियां हैं, इनके पास जो पेशी है 2, पैर की पेशी, पेशी मतलब मांस, पेशी के मतलब क्या है? मांस है, पैर की पेशी और वक्ष की पेशी। तो इसकी पैर के पेशी चलने के लिए रूपांतरित है और वक्ष की पेशी उड़ने के लिए रूपांतरित है।
इनका पैर के पेशी किस लिए रूपांतरित है? चलने के लिए, आराम से चल सकते हैं। और वक्ष की पेशी किस लिए रूपांतरण है? उड़ने के लिए। यही वक्ष की जो पेशियां हैं वो पंख को जोड़ी हुई रहती है ताकि पंख जब फड़फड़ाए तो दिक्कत ना हो। इसके पेशी है यानी मांस है, 2 प्रकार के मांस। पैर का मांस चलने के लिए काम कर रहा है और वक्ष की जो पेशी है किस लिए काम कर रही है? उड़ने के लिए काम कर रही है। तो आप समझ गए तेलचट्टा। तेलचट्टा के बारे में भाई, तेलचट्टा मतलब कॉकरोच। ये जमीन पर चल सकता है, हवा में उड़ सकता है, दीवार पर चढ़ सकता है। इसके कंकाल बाहर होते हैं, बाह्य कंकाल। हड्डियां बाहर है, हड्डी बाहर है मतलब कंकाल बाह्य कंकाल। हमारे अंदर हड्डी अंदर है, अंतः कंकाल हमारे अंदर, अंतः कंकाल। इसके पास पंख पाए जाते हैं 2 जोड़ी, पैर पाए जाते हैं 3 जोड़ी। 3 जोड़ी पैर पाए जा रहे हैं। अगला पैर है काफ़ी ज़्यादा संकरा मतलब पतला है बहुत ज़्यादा, और पिछला पैर चौड़ा भी है और पतला भी है। और इनके पास पंख, इनका जो पेशी है 2 प्रकार की, पैर की पेशी और वक्ष की पेशी। वक्ष मतलब जहाँ हृदय वाला भाग होता है ना उसी को वक्ष कहते हैं, जहाँ पर हृदय पाया जाता है। तो वक्ष की पेशी इसको उड़ने के लिए रूपांतरित हो गई है और पैर की पेशी चलने के लिए रूपांतरित हो गई है। अनुकूलन, इसको हम लोग अनुकूलन भी कह सकते हैं। तो ये है गति। उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, और तैरकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। तो पक्षियाँ उड़ती है, चलती है, तैरती है। पक्षियाँ क्या करती है? उड़ती है, तैरती है। और तैरने वाला कौन है सब? बतख एवं हंस, पनडुब्बी, पानी में जो डूब जाता है पनडुब्बी, ये भी क्या करती है? सब तैर सकती है। तो बतख भी तैरती है, बतख और हंस दोनों तैरते हैं। उड़ती बहुत कम, बतख उड़ते हुए नहीं देखेंगे, हंस उड़ते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन ये पनडुब्बिया तो उड़ता भी है। तो बतख एवं हंस क्या करती है? तैरकर एक जगह से दूसरे जगह जाती है। चलकर कौन जाती है? आप शुतुरमुर्ग के बारे में जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंडा किसका है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, तो शुतुरमुर्ग में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है, सबसे बड़ी कोशिका भी शुतुरमुर्ग की। ये चलती है। और मैक्सिमम पक्षियाँ क्या करती है? उड़ती है। मैक्सिमम पक्षियों में क्या है भाई? उड़ने के लिए अनुकूलन है। उड़ने के लिए इनके पास क्या है? अनुकूलन है। और अनुकूलन के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। एडेप्टेशन, वो विशेष संरचना जो किसी के, जैसे कि उड़ने के लिए अनुकूलन है, तो उड़ने में कौन सी विशेष संरचना इसके अंदर डेवलप हुआ है? कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसको उड़ने में सहायता कर रहा है? यही है उड़ने में अनुकूलन। तो ये किससे उड़ेगी बताइए? पंख से। किससे उड़ेगी? पंख से। अब अगर इनको उड़ने के लिए अनुकूलन होना है, अगर इनको उड़ने के लिए अगर अनुकूलन होना है तो इनका वजन क्या होना चाहिए? इनका भार कैसा होना चाहिए? भार ज़्यादा होना चाहिए कि भार कम होना चाहिए? तो इनका भार क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। इनका भार कैसा होना चाहिए? हल्का। तो भार हल्का होना चाहिए। और भार को हल्का करने के लिए इनका जो अस्थि है, अस्थि में वायु कोष्ठ पाया जाता है। वायु कोष, इनके अस्थियों में क्या पाया जाता है? वायु कोष पाया जाता है। माने इनका अस्थियां अंदर से खोखली है और खोखला के अंदर हवा भरा हुआ है। उस खोखले के अंदर क्या है? हवा भरा हुआ है। इसका अंदर अस्थियां खोखला है, और खोखला तो है लेकिन मजबूत है, मजबूत व हल्का है। खोखला है, इनके हड्डियां कैसी है? खोखला है, और अंदर का भरा हुआ है? हवा भरा हुआ है। अब समझिए कोई खोखला चीज़ में हवा भर देंगे तो वो हल्का हो जाएगा, तो इनका भार हल्का होता है। इनकी अस्थियां में वायु कोष भरा है। यही अनुकूलन है। किस लिए? उड़ने के लिए। और इनकी अस्थियां मजबूत होती है और हल्का होती है। इनके पास 4 पैर होते हैं। 4 पैर कहिए या पाद कहिए। और ये 4 पैर, एक हैं अग्रपाद और पश्चपाद। पाद मतलब पैर, यानी अगला पैर और पिछला पैर। अब इसका जो पीछे वाला पैर है, पीछे वाला पैर क्या करता है भाई? अब अपने सोच के देखिए, इसका जो पिछला पैर है ये क्या काम करेगा? तो पिछला पैर चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलन है। चलने व बैठने के लिए अनुकूलन है। एडेप्टेशन, चलने व बैठने के लिए अनुकूलन है। आपको चलना है तो ये पिछला पैर से चलेगी,
आप बैठना है, डाल हुल को पकड़ना है, किसी डोल को पकड़ना है तो पिछला पैर से चलेगी। इनका जो अगला पैर है, जैसे हम लोग का अगला पैर क्या बन चुका है, हाथ बन चुका है, तो इन लोग का अगला पैर क्या बन चुका है, पंख में रूपांतरण हो गया है। इन लोग का अगला पैर किस में रूपांतरित हो गया है, पंख में रूपांतरित हो गया है। इनका अगला पैर पंख बन चुका है और ये पंख क्या करता है, उड़ने में सहायता करता है। पंख क्या करता है, उड़ने में सहायता करता है। और इसके साथ साथ, इस पंख के साथ साथ, पंख के साथ साथ कौन जुड़ी है, कंधे की अस्थि, कंधे की पेशी, कंधे की अस्थि और वक्ष की अस्थि। तो इस पंख, इसका जो अगला पैर है पंख में रूपांतरित हुआ है, पंख जोड़ी हुई है कंधे की अस्थि, कंधे की अस्थि से जुड़ा हुआ है पंख। और वक्ष, वक्ष जो ये वक्षीय भाग होता है जहाँ हृदय पाया जाता है, तो वक्ष की पेशी से भी, ये वक्ष की अस्थि से भी जुड़ी हुई है। और ये जो कंधे की अस्थि है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, कंधे की अस्थि मजबूत है। आपको पता है पहले से कि सारे के सारे मजबूत हैं। और ये जो वक्ष की अस्थि है ये क्या करती है, वक्ष की अस्थि पंख को फड़फड़ाने में मदद करती है, पंख को ऊपर नीचे करवाती है। और अगर पंख को ऊपर नीचे करवा रही है तो ये कंधे की अस्थि किसके लिए है, उड़ने में सहायता करेगी। किसके लिए सहायता करेगी, उड़ने में सहायता करेगी। तो ये पेशी को जकड़े रहती है, वक्ष की अस्थि पेशी को जकड़े रहती है। कौन से, पंख की पेशी, पेशी को जकड़े रहती है और उड़ने में सहायक है भाई, उड़ने में ये सहायता करती है। तो आप पक्षियों के अंदर देख लिए गति, पक्षियों के अंदर गति क्या है, पक्षी उड़कर, चलकर, तैरकर। तैरने वाला कौन है, बतख एवं हंस। चलने वाला कौन है, शुतुरमुर्ग, उड़ता नहीं है। उड़ने के लिए इनमें क्या अनुकूलन होना चाहिए, उड़ने के लिए इनका भार कम होना चाहिए। और अगर इनका भार कम करना है तो इनकी हड्डियों के अंदर क्या भरना पड़ेगा, खोखला भाग होना चाहिए और उसके अंदर हवा भरा होना चाहिए, ताकि इनका भार कम हो जाए और इनकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इनके पास 4 पैर हैं, अग्रपाद, पश्चपाद। अगला पैर इनका पंख में रूपांतरित हो गया है और ये पंख कंधे की अस्थि से जुड़ा हुआ है। कंधे की अस्थि, और कंधे की अस्थि वक्ष की अस्थि से जुड़ी हुई है। वक्ष की अस्थियां इसके पंख को क्या करती है, फड़फड़ाने में सहायता करती है, ऊपर नीचे करवाती है। अब अगर पक्षी का पंख ऊपर नीचे होगा तो आराम से वो उड़ सकती है। और इनका जो पिछला पैर है वो बैठने और डोल को पकड़ने में सहायक होता है। मछलियों में गति तो आप बताइए, आपको पिछले हम पढ़ा चुके हैं सजीव एवं उनके परिवेश में कि मछलियों के शरीर का आकार कैसा होता है। क्योंकि अगर मछली, आपको पता है, पानी के अंदर रहने वाली है, जल के अंदर रहने वाली है। अब अगर मछली को जल के अंदर रहना है तो उनका शरीर का आकृति कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनके शरीर का आकार। शरीर का जो आकार होता है इनका वो कैसा होता है, धारा रेखीय। शरीर का आकार कैसा होता है, धारा रेखीय, ताकि ये आराम से जल में तैर सके। और धारा रेखीय के मतलब इनका जो सिर और धड़ और पूंछ, सिर कैसा होगा, नुकीला होता है। धड़ कैसा होता है, मोटा होता है। धड़ इनका कैसा होगा, मोटा होगा। और पूंछ इनका कैसा होगा, पूंछ इनका होगा पतला व चपटा। तो इनका सिर नुकीला होता है, धड़ मोटा होता है, पूंछ कैसा होता है, चपटा। जैसे देखिए, धड़, सिर, पूंछ, पूंछ, धड़, सिर। तो सिर कैसा है, नुकीला है। धड़ कैसा है, मोटा है। पूंछ कैसा है, पतला भी है और चपटा भी है। और इस शरीर की आकृति को कौन सा कहते हैं, धारा रेखीय। कैसी आकृति है, ये धारा रेखीय आकृति है। इनके पास जो कंकाल मिलता है, इनका जो कंकाल होता है, असंख्य कंकाल है इनके पास। क्या है, असंख्य कंकाल है। और इन कंकाल के ऊपर ये कंकाल दृढ़ पेशियों के द्वारा जुड़े होते हैं, पेशी द्वारा जुड़े।
और दृढ़, दृढ़ हैं। मछली का हड्डी बहुत सारा, इसमें मछली का कांट कहता है, सब मछली में कांट पाया जाता है, तो वो कांट नहीं है भाई, उसका हड्डी है, कंकाल है। और उनका कंकाल किससे जुड़ा होता है? वो सारे कांट को जोड़ने का कौन काम करता है? पेशी, मांस। तो ये मांस है, और मांस कैसा है? दृढ़ है, काफ़ी मजबूत है। मजबूत को ही कैसा क्या बोलते हैं? दृढ़ बोलते हैं। और इनके जब इनको तैरना होगा तो तैरने के लिए इनमें क्या होता है भाई? कैसे तैरेंगे? तो इनका देखिए सिर और पूंछ, ये सिर, तो सिर को क्या करते हैं ये ऐसे, और पूंछ को, यानी कि सिर एवं पूंछ दोनों विपरीत दिशा में घुमाते हैं। सिर एवं पूंछ विपरीत दिशा में घुमाते हैं ये, तो इनका सिर और पूंछ दोनों विपरीत दिशा में घुमाते हैं। मतलब मान लेते हैं सिर एवं पूंछ कैसे घुमाते हैं? विपरीत दिशा में घुमाएंगे, आगे पीछे इस प्रकार से, ऐसे। तो इसका सिर इधर जाएगा तो पूंछ ऊपर जाएगा, पूंछ नीचे आएगा तो सिर ऊपर जाएगा, यानी कि इस प्रकार से गति होगा इनके अंदर। और इनके पास क्या पाया जाता है? इनके पास पंख भी पाया जाता है। पंख कहाँ पाया जाता है भाई? इनके शरीर पर और इनके पूंछ पर। शरीर पर जो पंख इनके पाया जाता है, पंख इनके पास पाया जाता है शरीर पर, छोटा छोटा पंख होता है शरीर के ऊपर, यानी कि यहाँ पर, इसके पंख के ऊपर भी पाया जाता है, और यहाँ पर। ये इस प्रकार से, ये पंख है, ये पंख। तो इनके पास शरीर पर भी पंख है और पूंछ पर भी पंख है। शरीर पर पंख क्या करता है? शरीर पर पंख क्या करता है? इनका संतुलन बनाने में, संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना है, गिरे नहीं। तो शरीर का पंख बना है, वह संतुलन, वह क्या करेंगे? दिशा निर्धारण में, दिशा को अगर परिवर्तन करना है, एक के दिशा में थोड़ी चलेगा, एक के दिशा में थोड़ी चलेगा, बदल बदल के मोड़ काटना है, दिशा निर्धारण करना है। तो इनके शरीर के पंख काम करेगा। पूंछ की पंख गति को बढ़ा देता है। पूंछ की पंख क्या करता है? गति में सहायता करता है। पूंछ की पंख क्या करता है? गति में सहायता करता है। और इतना आपको मछली में गति समझ। तो मछलियों के अंदर गति, मछली कैसे चलेगी? जल के अंदर चलना है, तो किसी भी जंतु को जल के अंदर अगर चलना है तो उनका शरीर का आकार कैसा होना चाहिए? धारा रेखीय होना चाहिए। तो मछली के शरीर का आकार धारा रेखीय होता है, मतलब इनका सिर नुकीला होता है, इनका पूंछ पतला और चपटा होता है, और बीच में काफ़ी ज़्यादा मोटा भाग होता है। धड़ इनका जो बीच वाला भाग है, शरीर का मध्य भाग मोटा होता है। और इनके पास और क्या है? इनका कंकाल, कंकाल इनका असंख्य कंकाल है, बहुत सारे कंकाल हैं इनमें, यानी कि बहुत सारे इसके कांट है, वही कंकाल है। और कांट, हर एक कांट यानी कंकाल इनके पेशियों से जुड़ा हुआ है, मांस से जुड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जोड़ के रखी हुई, जकड़ के रखी हुई है। और इनके तैरने के लिए सिर एवं पूंछ, तैरने के लिए इनके सिर एवं पूंछ दोनों विपरीत दिशा में मूव करते हैं। यानी कि ये इसका सिर है, ये पूंछ है, ये पूंछ, ये सिर। तो अगर पूंछ ऊपर जा रहा है तो सिर नीचे जाएगा, सिर ऊपर जा रहा है तो पूंछ नीचे जाएगा, और बार बार इस प्रकार से करेगी तो एक झटका लगेगा, जिसके वजह से ये आगे बढ़ जाएगी। और इनके पास पंख शरीर पर भी पाया जाता है और पूंछ में भी पाया जाता है। शरीर पर पंख जो पाया जाता है वो बैलेंस बनाने में, ताकि ये गिरे नहीं। अगर पानी में गिरेगा, नीचे गिर जाएगा, पानी के अंदर गिर के जाएगा तो मर जाएगा। और पूंछ, जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग को बैलेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? हाथ चाहिए। इन लोग के बैलेंस बनाने के लिए शरीर पर पंख चाहिए, और इनके पूंछ गति में सहायता करती है। तो ये मछलियों में गति है। जब आप जाइएगा सर तैरने, तब जब आप जाइएगा तैरने तो पानी में तैरने वाले आदमी को कहते हैं गोताखोर। तो गोताखोर के मतलब क्या होता है? जल में जो तैर रहा है वो है गोताखोर। और गोताखोर अपने पैर में, ताकि ये स्पीड में चल सके, मछलियों के जो पूंछ होता है उसके तरह एक फ्लिपर का उपयोग करता है। तो पैर में क्या लगा लेता है? ये फ्लिपर। तो ये फ्लिपर क्या है? पैर में लगाने वाला एक सामान है भाई, जिसके वजह से ये स्पीड में चल सकता है, तेजी से चल सकता है। अंतिम, सर्प में गति। सांप कैसे गति करता है? आप बताइए। तो सांप के कितने पैर होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं सजीव एवं उसके अनुकूलन में कि सांप के पैर कैसे होते हैं। बताइए, पैर कितने होते हैं? इसके पैर नहीं होते। सांप के पास पैर नहीं है, तो ये गति कैसे करेगा? गति ये करता है संपूर्ण शरीर से। गति कैसे करेगा?
संपूर्ण शरीर से। तो सर्प जो गति करता है वो संपूर्ण शरीर से गति करता है। याद रखना, सर्प गति कैसे करेगा? संपूर्ण शरीर से। इसके पास पैर नहीं होती। ये अनेक वलयों को बनाता है। सांप को अगर आप देखिएगा तो इस प्रकार से चलता है। इस प्रकार से गति करता है। तो ये है इसका वलय, ये भी वलय, ये भी वलय, ये है वलय, घुमाव। और इस प्रकार से जब ये घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा, फिर घूमेगा तो इससे क्या होगा? धक्का लगेगा, और धक्का लगेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये है वलय। तो सांप के गति कैसे होती है? शरीर की वलय निर्माण से। सांप की गति कैसे होती है? संपूर्ण शरीर से। और शरीर इसका क्या करता है? वलय का निर्माण। और वलय का निर्माण करता है, और इस वलय से क्या हो जाती है? गति होती है। और कैसी होती है? तेज गति होती है। गति कैसी होगी? तेज गति होगी, और सरल रेखा में नहीं होगी। याद रखना, इसकी गति सरल रेखा में नहीं होती, मतलब सीधे नहीं चल सकती है। जब भी चलेगी ये इस प्रकार से, जब भी चलेगी ऐसे चलेगी। और ये तो सीधी रेखा है ही नहीं, ये है सरल रेखा। अब ये सरल रेखा में गति नहीं होती। सांप के पास पैर नहीं होते हैं, इनका संपूर्ण शरीर, इनका गति किससे होता है? संपूर्ण शरीर से। और इनका शरीर किसका निर्माण करता है? वलयों के निर्माण करता है, ये वलय। और गति इसमें होती है वलय के द्वारा, तेज होती है, सरल रेखा में नहीं होती है, वक्र रेखा में होती है। कौन सी रेखा में होती है? वक्र रेखा में होती है। और इनका शरीर पूरा लंबा, सबसे लंबा मेरुदंड इन्हीं के पास है। तो इनके पास क्या है? मेरुदंड प्लस पसली। मेरुदंड और पसली दोनों है। तो मेरुदंड एवं पसली और त्वचा, तीनों को, मेरुदंड भी है इनके पास। मेरुदंड लंबा, सब जो हमारा पीछे वाला मेरुदंड अभी बताया तो मेरुदंड कौन है हम लोग का? तो ये मेरुदंड, और इनका मेरुदंड काफी लंबा है। और इनके पास पसलियां मेरुदंड से जुड़ी हुई हैं इस प्रकार से। और इनका त्वचा, ये तीनों को, मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को जो जोड़ने वाला है, तीनों को जोड़ने वाला है, वो है पेशी। यानी मांस के द्वारा इन लोग जुड़ा होता है। और इनकी पेशियां कैसे हैं? छिन्न हैं, अलग अलग छिन्न हैं, छोटी छोटी हैं, छिन्न हैं और असंख्य हैं। छिन्न है और असंख्य हैं, और सारे आपस में जुड़े हुए हैं। और ये गति करते चला जाएगा। तो सर्प में गति, सर्प में गति किससे होता है? संपूर्ण शरीर से। इसमें पैर नहीं होते हैं, शरीर इनका वलय का निर्माण होता है। वलय कैसे गति होती है? तेज गति होती है, स्पीड में काफी भागते हैं। सरल रेखा में नहीं होती है, धीमी होती है। इनका सबसे बड़ा मेरुदंड होता है। मेरुदंड, पसलियां और त्वचा आपस में जुड़े हुए हैं पेशियों के माध्यम से, जिनका पेशी छिन्न है, मतलब अलग छोटा छोटा है, छिन्न है। और असंख्य पेशियां हैं, और सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए सजीव में गति। पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर है सजीव में गति। तो हम लोग आगे इसी तरह से मिलते रहेंगे। जय हिंद।